माइक चालू है, आवाज आ रही? साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने कल अलंकारों के बारे में पढ़ा, हमारे भारतीय आचार्यों ने अलंकार की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में हमने जाना। अलंकार होते क्या हैं, प्रकार कितने होते हैं, ये हमने कल पढ़ा। मूलतः भामह ने क्या परिभाषा दी, दंडी ने अलंकार के बारे में क्या कहा, केशवदास के विचार अलंकार के बारे में क्या थे, वो हमने कल जाना। और भी आचार्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। उन परिभाषाओं के बाद में हमने अलग अलग शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार की थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की। और एक शब्दालंकार के अंतर्गत हमारा जो अनुप्रास अलंकार था उसके बारे में हमने बहुत ही गहराई से जानकारी प्राप्त की। उसकी परिभाषा के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, छेकानुप्रास की क्या विशेषताएं थी, कितने वर्णों की आवृत्ति होती है, श्रुत्यानुप्रास की क्या विशेषताएं थी, वृत्यानुप्रास की परिभाषा उदाहरण क्या थे। उसी प्रकार लाटानुप्रास के बारे में हमने जाना, अंत्यानुप्रास के बारे में हमने पढ़ा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत हमारा जो पहला एक अलंकार था वो पूरा हो गया। आज की हमारी क्लास में हम उससे आगे की कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनमें शब्दालंकार के अंतर्गत ही जो आगे अलंकार आते हैं मुख्यतः उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे हमारा आज का 2 नंबर हो जाएगा शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार। 2 नंबर शब्दालंकार के अंतर्गत जो है वो यमक अलंकार। इसके बाद हम शब्दालंकार के अंतर्गत तीसरा जो है उस अलंकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं श्लेष अलंकार। और शब्दालंकार के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण जो अलंकार, जैसे मान लो वक्रोक्ति को ले सकते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। तो कहने का मतलब है कि आज हमें शब्दालंकार के अंतर्गत शेष बचे हुए सारे जो अलंकार हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। और प्रमुख आचार्यों ने इन प्रकारों के भी अलग अलग कौन कौन से प्रकार बताए हैं, इसकी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। तो दूसरा अलंकार जो है वो यमक अलंकार है। इसके बारे में हम आज बहुत ही सरल और गहराई तक जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी क्या है यमक अलंकार, इसके उदाहरण क्या लिख सकते हैं हमें, इनके प्रकार कितने हैं। जैसे कल हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था उसी प्रकार इसके बारे में भी जानेंगे। यानी इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है जुड़वा। तो यदि हमें परिभाषा इसकी लिखें तो ऐसा कह सकते हैं कि काव्य में जहां दो या दो से अधिक एक समान शब्दों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हों, भिन्न भिन्न निकलते हों, वहां पर
यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब क्या है, कल हमने वर्णों की आवृत्ति की बात की थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शब्दों की आवृत्ति की। यानी जहां पर दो शब्द या दो से अधिक भी कोई शब्द एक ही जैसे बार बार आए या उनकी आवृत्ति हो और उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न निकलते हो, वहां पर जो है वो यमक अलंकार होता है। जैसे हमें जैसे इसका उदाहरण हम लिखेंगे, काव्य में जहां दो या दो से अधिक के एक समान शब्दों की आवृत्ति हो, एक समान शब्दों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे लिखे हम कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बुराय जगे, वा खाए बुराय जगे, वा पाए बुराय। इस उदाहरण के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारे पास जो है वो एक ही जैसे दो शब्द आए हैं, कनक और कनक, और इनके दोनों के जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हैं। एक ही जैसे शब्द दो बार आए हैं यानी आवृत्ति हुई है, लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो एक समान नहीं है, अलग अलग हैं। यानी एक कनक का अर्थ जो है वो एक कनक का अर्थ जो है वो है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ जो है वो है धतूरा, यानी एक मादक पौधा होता है। यहां इस काव्य पंक्तियों में हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि कनक से कनक जो है यानी धतूरे से जो है वो सोना 100 गुना अधिक मादक होता है। एक को खाने के बाद में नशा होता है, अर्थात धतूरे को खाने के बाद में नशा होता है, लेकिन सोना यानी स्वर्ण हमारे पास आने भर से ही हमें मदमस्त हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एक ही जैसे दो शब्दों की आवृत्ति हुई, लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न निकले हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं यहां पर यमक अलंकार है। यानी एक बार पुनः इसे देखते हैं कि काव्य में जहां दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है या कई बार होती है, और संदर्भानुसार उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकलते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हमें इनके प्रकारों की। यानी यमक अलंकार जो है, यमक अलंकार के प्रकार, तो कह सकते हैं हमें कि यमक अलंकार जो है, यमक अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के माने जाते हैं। यमक अलंकार जो है दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला इसमें है अभंग यमक अलंकार, अभंग यमक अलंकार, और दूसरा हम कह सकते हैं सभंग यमक अलंकार। इनकी भी अलग अलग कौन सी विशेषताएं वो भी हम देखेंगे। यानी अभंग का मतलब ये होता है जहां शब्द की पूर्ण रूप से आवृत्ति हो, यानी अभंग अलंकार की बात करें हमें, अभंग यमक अलंकार
यदि इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो ऐसा लिखते हैं कि काव्य में जहां शब्द की पूर्ण रूप से आवृत्ति हो, अर्थात कह सकते हैं कि बिना तोड़े, अभंग का मतलब बिना तोड़े, काव्य में जहां शब्द की पूर्ण रूप से आवृत्ति हो वहां पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। वहां पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। वहां पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे अभी पहले हमने उदाहरण लिखा था यमक अलंकार का, क्या लिखा था? कनक कनकते सुगना लिखा था, वो भी अभंगी था। लेकिन इसके बाद हम दूसरा उदाहरण कोई लिख सकते हैं, जैसे बिना तोड़े हुए शब्दों को जैसे निकालते हैं हमें, जैसे एक भूषण की पंक्तियां लिख रहा हूं मैं। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं, वे तीन बेर खाती हैं। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं। तो यहां भूषण कवि ने यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। यानी यहां शब्दों की आवृत्ति हो रही है, जैसे तीन बेर खाती, तीन बेर खाती, नगन जड़ाती, नगन जड़ाती, शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन इनका जो है वो भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। जैसे कह सकते हैं हम कि शिवाजी के खोप से एक संप्रदाय की औरतें जो है वो जंगलों में भाग गई थी। हालांकि औरतों का सम्मान करना चाहिए, जो भी है, एक कवि की कल्पना है। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके खोप से वो सारे लोग भी चले गए और वहां की जो नारियां थी वो भी उनके साथ चली गई। घरों में वो बहुत ही अय्यासी के साथ रहा करती थी, मौज मस्ती में, भोग विलास में। यानी एक ही दिन में 3 बार भोजन कर लिया करती थी, यानी 3 बेर खाती थी। एक ही दिन में वो 3 बार भोजन किया करती थी। लेकिन अब स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि उन्हें अब दिन में 3 बार जो है वो बेर ही खाने को मिलते हैं। हमारे यहाँ झाड़ी के जो बेर लगते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ तो 3 बेर का मतलब है 3 बार खाती थी, लेकिन यहाँ 3 बेर का मतलब ये निकला है कि वो केवल अब 3 बेर जो है, फल जो है वो खाकर के समय टाइम पास कर रही हैं। इसके बाद नगन जड़ाती थी, यानी उनके आभूषण जो हैं वो बहुत ही वस्त्रों से जड़े हुए थे। वस्त्रों से खूब आभूषण जो है वो जड़े हुए थे, यानी नगन जड़े हुए थे। लेकिन अब स्थिति उनकी इस प्रकार की हो गई है कि वे सर्दियों में जो है वो जाड़े में जो है वो नगन, अर्थात उनके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं बचे हैं। तो कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एक ही जैसे शब्दों की आवृत्ति यहाँ हुई है, लेकिन इनका जो है वो अर्थ भिन्न भिन्न निकला है। यहाँ कह सकते हैं हम अभंग यमक अलंकार जो है। इसके बाद दूसरा जो है वो देखेंगे हमें सैभंग यमक अलंकार। यहां देखेंगे कि शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकाला जाता है। सैभंग यमक अलंकार, इस अलंकार की विशेषता क्या है कि इसमें जो है वो कह सकते हैं कि शब्द पूर्ण शब्द की आवृत्ति
पूर्ण शब्द की आवृत्ति न होकर कुछ शब्दांशों से अर्थ निकाला जाता है, अर्थात तोड़ मरोड़ करके आधे शब्द से अर्थ निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाता है, वहां पर सैभंग यमक अलंकार होता है। वहां पर सैभंग यमक अलंकार होता है। अर्थात यहां क्या कहना चाहते हैं कि जहां शब्द की पूर्ण रूप से आवृत्ति नहीं होकर के उसका कुछ अंश ही आता है, यानी शब्दांश से ही आता है और उसके बाद उसका अर्थ निकाला जाता है, वहां पर जो है वो सैभंग यमक अलंकार होता है। जैसे इसमें क्या लिखेंगे हमें, तो पर बारो, तो पर वारो, उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके जान सुजान, तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। तो यहां जो है हमारी परिभाषा क्या बता रही थी कि पूर्ण शब्द की आवृत्ति न होकर कुछ शब्दांशों से अर्थ निकाला जाता है, वहां पर सैभंग यमक अलंकार होता है। जैसे हमने लिखा है कि तो पर वारो उर्वशी, ये नाम लिखा है हमने उर्वशी, ये साथ में है, यानी शिरोरेखा पूरे नाम पर है उर्वशी, और जिसका अर्थ होता है सुंदर नारी या अप्सराएं, इसका अर्थ निकलता है। यही नाम नीचे लिखा हुआ है उर्वशी, और इन्हें हमने तोड़ दिया है, यानी अलग अलग लिखा है। उर को अलग लिखा है, बसी को अलग लिखा है, जिसका तात्पर्य होता है हृदय में बसी हुई। यहां जो अर्थ था वो अप्सरा था, और यहां अर्थ जो निकला है वो है हृदय में बसी हुई। तीसरा भी एक उर्वशी नाम है, जिसका नाम है एक आभूषण, यानी आभूषण को भी उर्वशी कहते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना कि सैभंग में तोड़ करके उर्वशी को एक साथ लिखा और उर्वशी को अलग अलग लिखा, तो शब्दांश की आवृत्ति हुई है, यानी तोड़ करके शब्दांश की आवृत्ति हुई है। यानी श्री कृष्ण भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं, हे राधिके सुजान, तुम पर मैं कितनी ही उर्वशियों को न्योछावर कर सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे हृदय में उस प्रकार से बसी हुई हो जिस प्रकार से एक उर्वशी नामक आभूषण होता है। अर्थात यहां सैभंग अलंकार कैसे हो गया, सैभंग यमक अलंकार कैसे हो गया कि यहां पर जो है वो शब्द उर्वशी साथ था और यहां पर जो है उर्वशी दो टुकड़ों में है, दोनों के अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो सैभंग यमक अलंकार था। तो हमने शब्दालंकार के अंतर्गत दूसरे अलंकार की जो है वो जानकारी प्राप्त कर ली, यानी यमक की परिभाषा क्या है, यमक के प्रकार कितने हैं, विशेषताएं क्या है, उदाहरण क्या है, अभंग में कौन सा उदाहरण लिखा, सैभंग की क्या विशेषताएं हैं, ये हमने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा। इसके बाद जो है वो शब्दालंकार के अंतर्गत हम अगले अलंकार की बात करेंगे। अगले अलंकार की बात करेंगे, जैसे हम 3 नंबर ले लेते हैं। 3 नंबर में जो है शब्दालंकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अलंकार आता है सलेस अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। इसकी यदि परिभाषा हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि काव्य में
जहां एक ही शब्द की के संदर्भानुसार कई अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी हमने पिछले अलंकार में जो बात की थी यमक में, उसमें तो क्या था कि शब्दों की आवर्ती थी और प्रत्येक बार भिन्न अर्थ था। लेकिन यहां हम बात करेंगे कि शब्द हमारे पास एक ही है, यानी एक ही शब्द के संदर्भानुसार शब्द एक ही है, लेकिन उसके संदर्भानुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, वहां पर जो है वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे में हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंदन देई। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंदन देई, यानी नृप जो है वो राजा होता है और कूप जो है वो कुआं होता है। और यहां पर इस पंक्ति में हमें बताया क्या गया है, यानी एक गुण शब्द है, इसके दो अर्थ हैं। गुण एक तो होता है मानवीय स्वभाव के गुण, मानवीय स्वभाव के अच्छे गुण कह सकते हैं इसे, मानवीय स्वभाव के अच्छे गुण। और दूसरा इसका अर्थ जो है वो होता है रसी, यानी एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है स्वभाव यानी स्वाभाविक गुण, अच्छे गुण, और दूसरा होता है रसी। तो यहां इस पंक्ति में हमें क्या बताया गया है, बलिहारी नृपकूप की, उस राजा को भी बलिहारी जिसमें मानवीय स्वाभाविक गुण होते हैं, और उसे कुएं को भी बलिहारी, वो तब हमें पानी देगा जब हमारे पास रस्सी होगी, तभी उसके गुण जो हैं वो गिने जाएंगे। इसी प्रकार हमें एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। इसमें हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, यानी उदाहरण नंबर 2 कह सकते हैं, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारी हूं, और चरण धरत चिंता करत चितवन चारी हूं, और सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। यानी चरण धरत चिंता करत चितवन चारी हूं, और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। इसमें जो है वो देखेंगे हम क्या कहा गया है, इसमें श्लेष अलंकार कहां पर है ये जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी सुबरन जो है
इसके तीन अर्थ निकलते हैं। एक सुवर्ण, यानी यदि कवि खोजेगा तो इसका अर्थ होगा सुंदर अक्षर, या वर्ण कह सकते हैं सुंदर वर्ण, क्योंकि कवि को अच्छे वर्ण चाहिए जैसे केशव थे। उसी प्रकार यदि सुवर्ण को कामी ढूंढ रहा है, यानी व्यभिचारी आदमी यदि सुवर्ण को ढूंढ रहा है, तब इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर नारी। यानी यहां सुवर्ण का जो है वो सुंदर नारी निकलेगा। और यदि इसे चोर ढूंढ रहा है, यानी सुवर्ण को यदि चोर ढूंढ रहा है, तो इसका अर्थ जो है वो सोना निकलेगा। तो एक ही नाम के संदर्भानुसार भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहां पर है हम कौन सा अलंकार मानेंगे, यहां पर हम श्लेष अलंकार मानेंगे, क्योंकि सुवर्ण जो है उसके तीन अर्थ निकलते हैं। सुवर्ण सुंदर नारी, सुंदर अक्षर होती हैं यदि वो कवि ढूंढ रहा है, और सुवर्ण सुंदर नारी होती है यदि वो कामी ढूंढ रहा है, और सुवर्ण सोना होता है यदि उसे चोर ढूंढ रहा है। तो कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार के अंतर्गत एक ही शब्द के संदर्भानुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर जो है वो श्लेष अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार भी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी भी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो बात करेंगे। श्लेष अलंकार के प्रकार। तो श्लेष अलंकार जो है, श्लेष अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं। श्लेष अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं। पहला प्रकार जो है वो है अभंग श्लेष। अभंग श्लेष अभंग श्लेष अलंकार। और दूसरा जो है वो है सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार। अब हम दोनों अलंकारों की भी अलग अलग विशेषताएं यानी परिभाषाएं और उदाहरण देखेंगे। अभंग श्लेष अलंकार की क्या विशेषता है और क्या उदाहरण है, सभंग अलंकार की भी क्या विशेषताएं और क्या उदाहरण है। तो पहले हम देखते हैं अभंग श्लेष। पहला जो है अभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार के बारे में हमें देखेंगे तो कह सकते हैं जहां शब्द के टुकड़े किए बिना, यानी बिना किसी तोड़ मरोड़ के, यहां अभंग लिखा है तो शब्द को बिना तोड़े मरोड़े यानी टुकड़े किए बिना ही, जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही स्पष्ट अर्थ निकलता हो, स्पष्ट अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, वहां पर अभंग श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। माना जाता है। जैसे
यानी हमें बिना किसी टुकड़े किए तोड़े मरोड़े इसको हमें जो है वो जांचेंगे अभंग पदश्लेष में। तो इसका उदाहरण जो है हम देख लेते हैं। बिना टुकड़े किए अभंग श्लेष उदाहरण लिखेंगे, जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो अभंग श्लेष में हमने बिना टुकड़े किए इसका अर्थ जो है वो निकालेंगे कैसे। यानी पानी जो है ऊपर की पंक्ति में, इसमें श्लेष नहीं है, नीचे की पंक्ति ही हम लेंगे, यानी साथ में आती है इसलिए लिख दी मैंने। लेकिन पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, जिस प्रकार से पीछे की पंक्तियों में हमने उदाहरण लिखा था, चिंता सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर, उसमें हमने सुवर्ण के अर्थ जो है वो निकाले थे। इसमें हम पानी के अर्थ निकालेंगे। तो पानी जो है इसके 3 अर्थ कौन कौन से हो जाएंगे। यदि मोती में पानी की बात करें तो इसका अर्थ होगा चमक, यानी मोती में यदि पानी नहीं है, चमक नहीं है, तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, निरर्थक है। उसी प्रकार यदि मानस के बारे में पानी की बात करेंगे तो इसका होता है इज्जत, यानी जिस आदमी में इज्जत नहीं होती, जिस आदमी में सम्मान नहीं होता, तो कह सकते हैं कि वह किसी काम का नहीं होता, उसका समाज में कोई वो सम्मान नहीं होता। उसी प्रकार यदि पानी की बात चूने के अंदर या आटे, इसमें 2 अर्थ लिए जाते हैं। कई जो आचार्य इसका अर्थ चूना भी करते हैं और कई आचार्य इसका अर्थ आटा भी करते हैं। कौन सा भी ले लो, हमें तो एक ही बात है। वो बात है कि चूने में हम बात करें मान लो तो इसका साधारण अर्थ हो जाएगा पानी। पानी का अर्थ पानी ही होगा, जल कह सकते हैं, हम नीर कह सकते हैं। अर्थात एक ही शब्द के जो हैं वो संदर्भानुसार 3 अर्थ निकलते हैं। यदि हम बात करें मोती में तो इसका अर्थ चमक हो जाएगा, मानस में इसकी बात करें तो इज्जत हो जाएगा, और चून में इसकी बात करें तो इसका अर्थ जो है वो पानी हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो यहां अभंग श्लेष अलंकार में हमें जो है वो परिभाषा के अनुसार जो अर्थ मिले उसे हम कह सकते हैं कि शब्द के टुकड़े किए बिना ही सब स्पष्ट अर्थ जो है वो निकलता हो, वहां अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, यानी रहीमन पानी राखिए, पानी सब सून, ये हो गया। अब दूसरा प्रकार जो है उसकी बात करेंगे तो वो है दूसरा प्रकार, यानी अभंग हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम सैभंग, सैभंग श्लेष। दूसरा सैभंग श्लेष अलंकार, सैभंग श्लेष अलंकार। इसमें हम बात करेंगे शब्द के अर्थ की प्राप्ति हेतु, शब्द के अर्थ की प्राप्ति हेतु शब्दों के टुकड़े करने पड़े, वहां पर
वहां पर सैभंग श्लेष अलंकार होता है, वहां पर सैभंग श्लेष अलंकार होता है। वहां पर सैभंग श्लेष अलंकार होता है, जैसे यानी टुकड़े करके तोड़ करके जो है वो अर्थ निकालेंगे हम। लिखेंगे जैसे इसके उदाहरण में लिखेंगे हम, जैसे चिर जीवो जोरी जुरी क्यों न साने है गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, चिर जीवो जोरी चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में सैभंग अलंकार नीचे की लाइन में इसके जो हैं वो दो अर्थ निकाले जाएंगे। जैसे एक हो जाएगा वृषभ वृषभ भानु प्लस जा, यानी वृषभानु की पुत्री, वृषभानु की पुत्री, अर्थात इसका तोड़ करके अर्थ निकाल देंगे राधा। और दूसरा जो है इसका अर्थ निकालेंगे हमें वृषभ प्लस अनुजा। तो इसे इसका अर्थ हम निकालेंगे बैल की बहिन, बैल की बहिन अर्थात गाय। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर अर्थ हमें तोड़ करके प्राप्त करने पड़े, शब्द को तोड़ करके अर्थ प्राप्त करने पड़े, वहां पर जो है वो सैभंग पद श्लेष अलंकार होता है। तो हमने श्लेष अलंकार के बारे में देखा कि परिभाषा इसकी क्या थी कि एक ही शब्द के संदर्भानुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पहले हमने पढ़ा था चरण धरत चिंता कर चितवन चारों ओर और सुवर्ण को ढूंढते फिरे कवि कामी रुचोर। उसके बाद दोनों प्रकारों की बात की, अभंग श्लेष यानी बिना टुकड़े किए अर्थ निकलते हों, जिसमें हमने क्या लिखा था, अभंग श्लेष में हमने लिखा था पानी गए न उबरे मोती मानस सोन। तो उसमें हमने निकाला रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पहली पंक्ति थी। तो उसमें हमने अभंग में निकाल दिया। और सैभंग में हमने कौन सा देखा था कि इस शब्द को तोड़ करके अर्थ यदि जहां पर ग्रहण किए जाते हैं वहां पर सैभंग श्लेष होता है। जैसे शब्द के अर्थ की प्राप्ति हेतु शब्दों के टुकड़े करने पर पड़े, वहां पर सैभंग श्लेष अलंकार होता है। यानी चिरजीवो जोरू जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर,
यानी वृषभानुजा का एक अर्थ तोड़ करके हम निकालते हैं वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, और दूसरा अर्थ हम निकालते हैं वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल की बहन गाय। ये हमारा जो था शब्द अलंकार का अगला अलंकार था श्लेष से। इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरा जो चौथा अलंकार है वो जो है उसकी बात करेंगे। हमें शब्द अलंकार के अंतर्गत जो आता है, नाम लिखा था शायद वक्रोक्ति अलंकार, यानी 4 नंबर हो जाएगा हमारा वक्रोक्ति अलंकार। जिस प्रकार यमक का अर्थ हमने समझा था जुड़वा, श्लेष का अर्थ हमने समझा था चिपकना, वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है टेढ़ी बात। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है टेढ़ी बात। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार यानी टेढ़ी बात। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? जहां वक्ता के कथन का, जहां वक्ता के कथन का ढंग ऐसा विलक्षण हो कि, जहां वक्ता के कथन का ढंग ऐसा विलक्षण हो कि श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे, यानी वक्रोक्ति अलंकार में क्या कहा गया कि जहां वक्ता के कथन का ढंग ऐसा हो, ऐसा विलक्षण हो कि श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है। क्वेश्चन मार्क। पूछा कहां अपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है। उसने कहा अपर कैसा। वह उड़ गया सपर है। यहां पर यानी एक मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी को जो है वो 2 कबूतर दिए और देकर के बाहर चले गए। कुछ देर वापस आए तो उसने पूछा था
कि आपके हाथ में एक ही कबूतर है, यहां अपर जो है इसका अर्थ होता है दूसरा, अपर इसका होता है दूसरा, और इसका एक अर्थ यह भी होता है बिना पंखों का। इसीलिए इसे यानी वक्रोक्ति में भी श्लेष का विद्यमान रहता है। कैसे? यानी ये श्लेष वक्रोक्ति है। पीछे हमने पढ़ा था कि एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, तो वहां पर श्लेष होता है। बात बिल्कुल सही है, यहां पर भी अपर के दो अर्थ हैं, लेकिन ये जानबूझकर बनाए गए हैं, वास्तव में दो अर्थ है नहीं। उन्होंने कहा था अपर, उसका एक ही मतलब था कि दूसरा कहा है, लेकिन जानबूझकर बिना दूसरा अर्थ ले लिया गया है। और जहां जानबूझकर दूसरा अर्थ लिया जाता है वहां पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। ये बात हम थोड़ी सी आगे करेंगे। तो उस मुगल बादशाह ने अपनी रानी से पूछा कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। उसने ये जानने की कोशिश की कि दूसरा कबूतर कहां है, तो उसने जानबूझकर की, यानी कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया। यहां ऊपर लिखा हमने, यानी कहने का, वक्ता के कहने का ढंग जो था वो विलक्षण था। और श्रोता कौन थी? उसकी महारानी थी या उसकी वो बेगम साहिबा थी। उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया? पूछा तो यह था कि दूसरा कबूतर कहां है। एक कबूतर देख हाथ में, यानी दो वो पकड़ा कर गया था बाहर, आया तब एक ही था। तो उसने पूछा कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, यानी दूसरा कबूतर कहां है। तो उसने जवाब क्या दिया कि उसने कहा अपर कैसा, यानी ये बिना पंखों का थोड़ी है, वह उड़ गया सपर है, यानी पंखों सहित है ये। तो जानबूझ करके जहां अर्थ का अनर्थ बनाया जाता है या दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। हमारी परिभाषा में क्या बता रही है? हमारी परिभाषा ये बता रही है कि जहां वक्ता के कथन का ढंग ऐसा विलक्षण हो कि श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है, जैसे इसी बेगम साहिबा ने किया। यानी एक मुगल सम्राट ने पूछा था, जो दो कबूतर पकड़ा के बाहर गया था, कि दूसरा कबूतर कहां है, यानी एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां पर है, यानी दूसरा कहां है। तो उसने कहा अपर कैसा, यानी बिना पंखों का कैसा, ये तो पंखों से ही था, यानी सपर है, और वह उड़ गया। तो यहां हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार जो है वो टेढ़ी बात कैसी, यानी बात वक्ता कुछ ही कहता है, वो श्रोता उसका दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके बारे में देखेंगे ये कितने प्रकार का है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो वक्रोक्ति अलंकार जो है, वक्रोक्ति अलंकार के प्रकार, वक्रोक्ति अलंकार के प्रकार। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकू वक्रोक्ति। अब हम जानेंगे कि श्लेष वक्रोक्ति की क्या विशेषता है और काकू वक्रोक्ति की क्या विशेषता है। तो सेम जो है वो बात लिख देंगे हम श्लेष वक्रोक्ति में, उसका उदाहरण हमने पीछे देख लिया। यानी श्लेष वक्रोक्ति का जो पीछे था वो हमने देखा था कि अभी जो हमने पढ़ा था कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। वही जो परिभाषा थी वो श्लेष वक्रोक्ति थी। कैसे? वक्ता द्वारा कहा कुछ गया है, उसका अर्थ ग्रहण कुछ किया गया है, वहां श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। और काकू वक्रोक्ति की हम बात करेंगे, यानी इसकी हम पीछे बात कर चुके हैं, वही उदाहरण था, सेम था, और वही इसके अंतर्गत आ जाएगा श्लेष वक्रोक्ति के अंतर्गत, जो वक्रोक्ति का सीधा उदाहरण था, प्रकार था, उसकी विशेषता थी। अब हम काकू वक्रोक्ति के बारे में बात करेंगे, दूसरे प्रकार के, इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम।
मेरी बात समझ गए आप? यानी मैं आपको कहना चाहता हूं, दूसरी बार मैंने दूसरे पहले अश्लेष वक्रोक्ति की मैंने परिभाषा उदाहरण क्यों नहीं लिखी, मैंने वही सेम रख दी, यानी उसका सेम उदाहरण रख दिया, क्योंकि वक्ता के द्वारा कहा कुछ गया है, अर्थ ग्रहण कुछ कहा गया है, तो सेम। जैसे किस प्रकार? जैसे हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, और अनुप्रास अलंकार के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमने सेम पढ़ी थी, क्या, कैसी? इसका दूसरा प्रकार था ना, 6 का अनुप्रास के बाद में जो श्रुत्यानुप्रास था, नहीं वृत्तानुप्रास जो था, उसकी और सीधे अनुप्रास की एक ही परिभाषा होती है, एक ही उदाहरण लिख सकते हैं हम। तो मेरी बात कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी वही इसमें करेंगे, पिछले में श्लेष वक्रोक्ति में सेम वही करेंगे। कबूतर वाला उदाहरण हम देख करके इसे देख लेंगे। काकू वक्रोक्ति में मैं बात करेंगे, इसमें क्या होता है, जहां वक्ता के कहने के विशिष्ट ढंग के कारण विशिष्ट अर्थ, या कह सकते हैं हमें जहां वक्ता के कहने के विशिष्ट ढंग के कारण विशिष्ट अर्थ, यानी वो जो बात कही नहीं गई और हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, कही नहीं गई फिर भी हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। निकलता हो वहां काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार, जैसे मुझे कोई ये कहे कि मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा, और मैं उसे ये कहूं कि तू मुझे थप्पड़ मारेगा, तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। कहने का मतलब क्या है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं भी थप्पड़ मारूंगा, मैंने ये कह दिया, यानी अगले ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारूंगा, मैंने केवल इतना ही कहा कि तू थप्पड़ मारेगा तो चुप मैं भी नहीं बैठूंगा। तो इसका मतलब यही निकलता था कि तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। जैसे लिखे हमें, जैसे जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, तब मां की आज्ञा भरत, तब मां की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब यहां पर यह कहा गया है कि यदि आप पिताजी की आज्ञा मानेंगे, उनके वचनों का पालन कर सकते हैं, तो मैं क्या मां की भी आज्ञा नहीं मान सकता? मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि श्री राम जो हैं अपने पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं, पिता के कहने पर वो वनवास जा रहे हैं, तो क्या साथ में माता की आज्ञा का भी पालन नहीं हो रहा? उनका भी हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां वक्ता के कहने के विशिष्ट ढंग के कारण विशिष्ट अर्थ निकलता है, यहां बात तो एक ही है
लेकिन यहां बात दो बन गई। कैसे बन गई? ये कहते हैं कि जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, बिल्कुल पालन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ तब मां की आज्ञा भट्ट टाल सकते हैं कि भट्ट तब क्या मैं उस मां की भी आज्ञा को टाल सकता हूं? नहीं टाल सकता। अर्थात एक ही शब्द के अंदर काकु वक्रोक्ति के अंदर एक विशेष जो है वो अर्थ दोनों पंक्तियों का निकलता है। इस बात के साथ इसका लगाव अर्थात जुड़ाव होने के कारण यहां पर काकु वक्रोक्ति है। तो आज हमने कल की क्लास से आगे जो है वो शब्दालंकार के अंतर्गत 3-4 और अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यमक के बारे में, श्लेष के बारे में और वक्रोक्ति के बारे में। इसके बाद जो है आगे के शब्दालंकार या अर्थालंकारों की हम जानकारी जो है वो अगली क्लास में कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।